Hello guys, I'm Sonali Jai Mehta and in this video series we are talking about your chapter number 4, that is principle of inheritance and variation. Okay, so in this chapter हम क्या पढ़ेंगे? तो what is inheritance? क्यों बच्चे जो है कैसे पेरेंट्स से उनके कैरेक्टर जो है प्रोजेनी में पास ऑन होते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज हेरिडिटी, तो जेनेटिक्स जो है या जीन जो है या कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है, ये सारी कंसेप्चुअल चीजें हम यही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो बेसिक टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इज Mendel's law of inheritance, inheritance of one gene, inheritance of two genes, sex determination, mutation and genetic disorder. देखो मैंने बोल तो दिया बट ये सारी टर्म समझने के लिए पहले व्हाट इज जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है और इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी. तो हम यही चीज आज के लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, सो बेसिकली टुडेज लेक्चर इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विथ जेनेटिक्स. तो ये जेनेटिक्स क्या है? ठीक है, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस. ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों कि पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है या उनके जो जीन है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि प्रोजेनी में पास ऑन करेंगे. तो ये कैसे पास ऑन करेंगे अपने कैरेक्टर को, वो पढ़ना, या कैसे वेरिएशन क्रिएट होंगे बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, वो पढ़ना, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स. ठीक है, ओके. नाउ सेकंड टर्म है इनहेरिटेंस. व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. ऐसी प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं वो प्रोसेस को हम बोलेंगे इनहेरिटेंस. ठीक है, और हेरिडिटी का बेसिस भी कौन है? इनहेरिटेंस. कभी कभी एमसीक्यू, असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर आएगा कि इनहेरिटेंस इज अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, ओके. एक और टर्म है दैट इज वेरिएशन. नाउ नाम सुन के ही हमें पता है वेरिएशन मतलब कुछ अलग चीज है, कुछ वेराइटी है. ठीक है, पर वेराइटी किसके बीच में? तो प्रोजेनी एंड पेरेंट के बीच में. डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट उसे हम बोलेंगे वेरिएशन. जो बच्चे हैं अपने पेरेंट से कितने अलग है, या दो सिबलिंग्स है, दो सिबलिंग सेम पेरेंट के होने के बावजूद आपको उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. तो यही डिफरेंसेस को हम बोलेंगे वेरिएशंस. क्लियर है? ओके. नाउ हमें पता है कि ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है 8 से 10 साल बिफोर सेंचुरी से ह्यूमंस है और इतने सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए उनके जीन्स में, उनके क्रोमोसोम में. और ये चेंजेस का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते ही हो, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो तरह के पेरेंट होंगे. ठीक है, दो तरह के पेरेंट है, एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है. जो फीमेल पेरेंट है वो गैमेट्स बनाएंगे एग, और मेल पेरेंट है वो गैमेट्स बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे स्पर्म. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट उसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. और ये प्रोसेस होता कैसे है? वाया मियोसिस. नाउ व्हाट इज मियोसिस? तो मियोसिस के दौरान हम दो अलग अलग तरह के गैमेट्स बनाएंगे. बट आपने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा है दैट सेल साइकिल के अंदर कि क्रॉसिंग ओवर होता है इन द प्रोफेज ऑफ मियोसिस जिसे हम बोलते पैकाइटिन में, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. तो हर बार जो गैमेट्स बनेंगे वो अलग अलग सेट ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम को लेकर के बनेंगे. तो हर बार बनने वाला गैमेट जो होगा वो अलग होगा. इसीलिए जो प्रोजेनी बनती है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट नहीं होती है और ना ही दो सिबलिंग बिल्कुल 100% कॉपी ऑफ ईच अदर हो सकते हैं. हाँ, कभी कभी वेरिएशन ज्यादा या कम हो सकता है बट वेरिएशन होता जरूर है. तो वेरिएशन का एक रीजन ये है क्योंकि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड कि हमने बहुत सालों से आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया. व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन? तो हमारे लिए प्लांट या एनिमल्स जो बेनिफिशियल कैरेक्टर थे उसको ही हमने ज्यादा मतलब सिलेक्ट किया और वही कैरेक्टर वाली ब्रीड को हमने बार बार मतलब वही कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को हमने बार बार ब्रीड किया. ठीक है, हमने डोमेस्टिकेशन किया. इससे क्या हुआ कि नेचर में जो वाइल्ड पॉपुलेशन थी वो नेचुरली जितने वेरिएशन दिखा सकती थी अब वो इतने वेरिएशन दिखा नहीं पाएंगी.
ठीक है, तो एक रीजन ये है कि वाइल्ड जो वेरिएशन दिखने चाहिए थे उसे हमने हमारे आर्टिफिशियल सिलेक्शन या डोमेस्टिकेशन की वजह से एक्सप्लॉइट कर दिया, राइट। एक एग्जांपल है वाइल्ड काउ। पहले नेचर में जो वाइल्ड काउ, इंडियन वाइल्ड काउ पाई जाती थी, साहिवाल काउ इन पंजाब, बट क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी का मिल्क तो चाहिए ही था, बट अच्छी क्वांटिटी में भी चाहिए था, तो हमने उनके जीन में ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करे, वैसा जीन इंट्रोड्यूस करा, तो नेचुरली जो उनका जेनेटिक कंपोजिशन था उसमें हमने चेंज कर दिया। तो वाइल्ड टाइप में जो नेचुरली वेरिएशन क्रिएट होने थे उसको हमने छेड़ दिया, इसलिए हमें वाइल्ड वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहे। बस इतना समझाने की कोशिश है। क्लियर है? तो आई थिंक इंट्रोडक्टरी पार्ट सबका क्लियर है, और हम स्टार्ट करेंगे विद वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझने से पहले आइए जानते हैं हु इज मैंडल। ठीक है, तो मैंडल का पूरा नाम था ग्रीगर जॉन मैंडल। ठीक है, 1822 में उनका बॉर्न था, 1884 में उनका डेथ हो गया था, राइट। तो ये जो मैंडल है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च की है उसके बेसिस पे ही पूरी जेनेटिक्स या ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स टिकी हुई है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हु इज ग्रीगर जॉन मैंडल, राइट। ओके, तो ग्रीगर जॉन मैंडल जो थे वो ऑस्ट्रेलियन प्रिस्ट थे, सिटी का नाम है ब्रन। ठीक है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्यों? देखते हैं। ही वर्कड ऑन अ पी प्लांट, जिसे हम गार्डन पी भी कहते हैं, एडिबल पी भी कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम है पीजम सटाइवम। ठीक है, तो 1856 से 1863 7 साल उन्होंने पीजम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने पी की वेराइटीज ली, तो उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि 14 वेराइटीज चूज करी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। इनिशियली उन्होंने 34 वेराइटी चूज करी थी, फिर उसको शॉर्टलिस्ट करके 22 वेराइटी, एंड फाइनली यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, दैट इज सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। ऐसे 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, जो कुछ प्लांट में ऐसी ट्रेट वाले थे, ऐसे कैरेक्टर वाले थे, और कुछ में ऐसे कैरेक्टर थे। तो इसीलिए उन्होंने 14 वेराइटी आपको दिख रही है ऑन स्क्रीन और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट लिए। ठीक है, जिसमें कोई हाइब्रिड्स नहीं है, नेचुरली वाइल्ड टाइप ऑफ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड 14 वेराइटी को लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कर दिए, बहुत बढ़िया किए, बहुत लार्ज साइज में पी प्लांट के ऊपर 7 सालों तक काम किया, बट इन्होंने जो काम किया था उस टाइम पे 1856 से 63 की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम के इस टाइम के अंदर ऐसा तो था नहीं कि इंटरनेट था और सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए, लोगों ने पढ़ लिए। तो उस टाइम पे जर्नल रीड आउट होती थी, तो 2 बार उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग में अपनी जर्नल को रीड आउट किया। पहला प्रोसीडिंग था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ बर्न में। ठीक है, उनमें उन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन 1866, और दूसरी बार नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी ऑफ बर्न में 1880 दूसरी बार प्रेजेंट किया गया। बट ये 2 बार प्रेजेंट होने के बावजूद उनका काम लोगों को समझ नहीं आया, है ना। वो मर गए 1884 में। ठीक है, टिल हिज डेथ हिज वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। 16 साल हो गए पब्लिश करके भी, 16 साल मर गए, उसके बाद भी लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। बट आफ्टर 16 ईयर यानी कि 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, 3 अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग सिटीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यूगो दी वृश, कार्ल कॉरेंस एंड एंड्रिच वॉन ट्रेसरमार्क, इन तीनों ने सेपरेटली इनके स्टडी को रिव्यू किया, और रिव्यू करते हुए उनको समझ आया कि समथिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और उसे डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने पब्लिश कर दिया मैंडल के वर्क को इन 1901। स्पेशली कार्ल कॉरेंस ने इसे पब्लिश करा था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फ्लोरा में। ठीक है, तो ये जर्नल में इनका काम रिपब्लिश हो गया, तब जाके लोगों ने पढ़ा और लोगों को समझ भी आया, तब मैंडल के काम को रिकॉग्निशन मिला और लोगों ने एक्सेप्ट करा ये चीज को। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि पहले क्यों ये
मेंडल का काम रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। तो बहुत सारे रीजन कुछ हमने देख भी लिए, तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन रीजन जिसकी वजह से जब मेंडल जिंदा थे उनके काम को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। पहला तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन इज नॉट इजियर, है ना। ही पब्लिश हिज पेपर इन लोकल जर्नल, जहां पे प्रोसीडिंग हुई थी या पेपर पब्लिश किए थे वो लोकल जर्नल थी, उसकी लिमिटेड सर्कुलेशन हुई थी, बहुत लोगों तक ये काम पहुंचा ही नहीं था, ठीक है। सेकंड, ही यूज स्टैटिस्टिकल मेथड एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स। तो बीइंग अ बायोलॉजिस्ट लोगों को समझ नहीं आया कि बायोलॉजी को कैसे स्टैटिस्टिक्स से या फिर मैथमेटिकल लॉजिक से समझाया जा सकता है, तो इसलिए लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा कि ये क्या है, बायोलॉजी को कैसे मैथमेटिक्स लॉजिक से समझ सकते हैं। तो उस टाइम पे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था। एक और रीजन था, ही गॉट फेलियर इन 2 प्लांट्स। अब उन्होंने सिर्फ गार्डन पी में यानी कि पिजम सटाइवम में एक्सपेरिमेंट किए थे, वैसा नहीं था। इसके अलावा हॉकवीड, ठीक है, और दूसरा जिसे साइंटिफिक नेम है हेरिसियम, तो ये प्लांट्स में उनको सक्सेस नहीं मिला था ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ प्योर लाइन, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो प्लांट लिए थे वो हाइब्रिड्स थे, उन्हें प्योर लाइन वाइल्ड टाइप नहीं मिले थे। तो उनको जो हाइपोथेसिस या थियोरेटिकली उन्होंने जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किए थे वैसे रिजल्ट 2 प्लांट में नहीं मिले। तो लोगों ने क्या सोचा कि एक प्लांट में ठीक है, पिजम सटाइवम में आप जो समझा रहे हो वो सेम चीज और 2 प्लांट में तो नहीं समझा पा रहे हो। तो ये भी एक रीजन था कि लोगों ने बोल दिया कि नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो, आप जो प्रपोज कर रहे हो वो अनएक्सेप्टेबल है। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल की मौजूदगी में या उनके डेथ के 16 साल तक उनके काम को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है। नाउ देखते हैं कि इनका काम जब रिकॉग्नाइज हुआ 1900 के बाद, तो क्यों रिकॉग्नाइज हुआ। तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से उनका काम जो है लोगों ने सराहा। पहला है, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए थे ना, हमारी तरह काम चोरी नहीं की थी, उन्होंने लार्ज सैंपल साइज ली थी, ठीक है। लार्ज सैंपल साइज से क्या समझते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो 100 प्लांट लेके वो रुक गए, एक साथ 16,000 20,000 ऐसे लार्ज सैंपल साइज उन्होंने ली थी, ठीक है। अब क्योंकि आप कोई सर्वे कर रहे हो 20 लोगों में कर रहे हो और 20,000 लोगों में सर्वे कर रहे हो, तो आप खुद ही सोचिए कि कौन से सर्वे की ऑथेंटिसिटी ज्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पे इनका सैंपल साइज जो है वो बहुत बड़ा था, इसलिए यहाँ एरर आने के चांसेस बहुत कम थे। दूसरा, इन्होंने जो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करी थी और मैथमेटिकल लॉजिक्स यूज करे थे रिजल्ट प्रेडिक्ट करने में या उनके काम को समझाने के लिए, वो बहुत ही इफेक्टिव थे और बहुत करेक्ट, मतलब जो उन्होंने गिनती की थी या उन्होंने सोचा था वो उसी तरह के अप्रोप्रिएट रिजल्ट उनको मिले, ठीक है। थर्ड, उनके टाइम पे उनको प्योर पी प्लांट मिल गए, जो भी कैरेक्टर उन्होंने सिलेक्ट किए थे उनकी प्योर कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे, वाइल्ड टाइप के कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे, कोई हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं लिया था, इसीलिए उनको रिजल्ट प्रॉपर मिला। उनको जो रिजल्ट मिला उनका प्रॉपर रिकॉर्ड भी उन्होंने रखा, है ना, और हर एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के रिजल्ट को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, है ना। मतलब जो भी रिजल्ट मिला सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं बट उसके थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी उनके पास थे। तो दिस आर द रीजंस जिसकी वजह से मेंडल के काम को सक्सेस मिली आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि मेंडल ने जो प्लांट चुना था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला प्लांट दैट इज पिजम सटाइवम। इसे हम गार्डन पी प्लांट भी कहते हैं, आप डायग्राम देख सकते हो, मटर जिसे बोला जाता है इन हिंदी। तो ये उसका फ्लावर है, ये उसका प्लांट है, ठीक। तो और कोई नहीं, और गार्डन मतलब पी प्लांट ही क्यों चुना मेंडल ने, ठीक है। तो उसके कई सारे रीजंस है। पहला है कि ये प्लांट स्मॉल साइज्ड है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटा है, मतलब 3 to 4 मंथ में ये मतलब सीड डेवलप करता है, एक जनरेशन खत्म। तो आप कम टाइम में बहुत सारी जनरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है, इनके पास क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल भी थे और इजीली विजिबल भी थे। बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने ऑलरेडी आगे देखे कि मतलब पोड शेप था, सीड कलर था, ऑलरेडी वी हैव सीन, ठीक है। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, तो इसलिए लेना जरूर मतलब फायदेमंद था। और एक कैरेक्टर है कि ये जो प्लांट है इसमें हम सेल्फ, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हम सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकते हैं, और अगर हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना चाहा तो हम उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है।
प्योर लाइन यानी कि वाइल्ड टाइप नॉन हाइब्रिड्स हमें बहुत इजीली नेचर में अवेलेबल थे, ठीक है। सिंगल मैटिंग करते ही आप देखो, एक बार मैटिंग करें तो एक ही मैटिंग में एक आपको कितने मटर के सीड्स मिल जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी आप सिंगल मैटिंग से प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज स्मॉल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनके मतलब न्यूक्लियस में ट्वाइस एंड डिप्लॉइड है सेल तो 14 और हैप्लॉइड कंडीशन में 7 ही क्रोमोसोम है, तो 7 क्रोमोसोम और उसके जीन और उसके इनहेरिटेंस को समझना काफी आसान था, ठीक है। ओके, तो दिस आर द रीजन जिसकी वजह से मेंडल ने पिजम सटाइवम को ही चुना। ओके, सो ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इसके बेसिस पे मेंडल ने वैसे बेसिकली 3 लॉज प्रपोज किए, पर पहला लॉ जो था उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ पैड फैक्टर। मतलब उन्होंने बोला कि हर एक कैरेक्टर या हर एक ट्रेड को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास फैक्टर है, ठीक है। उस टाइम हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है या जीन्स है ऐसा उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने वर्ड दिया कि फैक्टर जो है वो रेगुलेट करते हैं इनहेरिटेंस को, ठीक है। और उसी के बेसिस पे उन्होंने समझा है प्रिंसिपल ऑफ पैड फैक्टर, यानी कि जो जीन होते हैं वो पैर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने समझाया प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, और वही लॉ ऑफ डोमिनेंस का फर्स्ट लॉ कहा गया, ठीक है। बट कुछ लेटर ऑन हम समझेंगे कि कुछ एक्सेप्शन ऐसे थे, वो केस में आपको डोमिनेंस नहीं समझ आता। व्हाट इज डोमिनेंस एंड व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस हम वेरी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक और लॉ दिया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है, यूनिवर्सल है, हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एक जीन में ये फॉलो होता है। नेक्स्ट लॉ दिया गया दैट इज लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ, ठीक है। जो जिन लिंक्ड नहीं होते वो ये फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये प्रिंसिपल्स को कार्ल कॉरेंस ने टर्म दिया था लॉ, ठीक है। ओके, तो ये सब क्या है, कौन से लॉ है, ये कंक्लूजन पे वो कैसे पहुंचे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में